गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 16 कक्षा 10 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ये वाला लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, इस टॉपिक पे हम आ गए थे। संसाधनों के प्रबंधन क्यों करना चाहिए हमें बेटा। नेचुरल संसाधन कौन कौन से थे मैंने बताया था आपको। हवा, पानी, मिट्टी जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। फॉरेस्ट, इसमें हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमें इन संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है। हम सड़क बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, उनमें भी नेचुरल ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये यूज करते हैं। इसके अलावा भोजन, कपड़ा, पुस्तकें, खिलौने, ये सारी चीज़ें इन प्राकृतिक संसाधनों से ही मिलकर बनती हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए तो उनके प्राकृतिक संसाधनों का हमें इस तरह से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह से प्रबंधन करना पड़ेगा कि वो हमें मिलती रहे। धरती पर जितनी भी चीज़ें ना, उन सभी से ही ये चीज़ें बनती है। भोजन, कपड़ा, वस्तुएं, खिलौने, फर्नीचर केवल एक ऊर्जा ही है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, वह धरती से नहीं मिलती। लेकिन उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी क्या होता है, अनेक जीव विभिन्न प्रकार के प्रक्रम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण वो ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती रहती है। तो हमें अधिकतर धरती से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार हो रहा है, तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित हैं। प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं उनका प्रयोग हमें ध्यान से करना पड़ेगा, ताकि अगली पीढ़ियों तक, अगली पीढ़ी के लोगों को वो मिलती रहे। हम अगर लगातार इनका दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, तो ख़त्म हो जाएंगे। या फिर किसी मुट्ठी भर लोगों को, अमीर लोगों को तो ये संसाधन मिल जाएं और गरीब लोगों को ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इनका मैनेजमेंट हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ताकि हर एक इंसान को ये मिले। ये ना हो कि केवल अमीर लोगों को मिल जाए। पर्यावरण को क्षति पहुँचाना ये सबसे हानिकारक रहेगा। अगर हमने पर्यावरण को ख़त्म किया, पर्यावरण को कि वो भी क्षति ना पहुँचे और ये संसाधन हमें मिलते रहे। जैसे खनन हम करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ का नेचुरल रिसोर्स यूज करेंगे, जैसे हम खनन करते हैं, मान लो कोयला खोद रहे हैं, खोद के निकाल रहे हैं कोयला, तो उससे प्रदूषण होता है। जब हम धातु का निष्कर्षण करते हैं तो धातु मल पैदा होता है। तो हमें उन अपशिष्ट पदार्थों का भी सुरक्षित तरह से निपटारा करना होगा, ताकि हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। इस प्रकार से हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन करना चाहिए। और जो पुराने लोग हैं ना, इसी तरह से उसका संसाधन प्रयोग करते थे कि वो बने रहें और नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। लेकिन अब जब लोग बहुत तेज़ी से गति कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और इमारतें बना रहे हैं बड़ी बड़ी, तो वो इन प्राकृतिक संसाधनों को नहीं देखना चाह रहे। पुराने समय में, जो वैदिक काल में, जंगल वनस्पति के उत्पादन और उसका संरक्षण दोनों चीज़ देखी जाती थी। ये नहीं था कि केवल उसके उत्पादक तो यूज कर लिए और उनका सुरक्षा ना देखी जाए। तो पुराने समय से जैसे हम करते आ रहे हैं, उसी तरह से हमें इस वन्य जीव को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने वनों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पुराना तरीका हमारा ज़्यादा अच्छा था। अब वन और वन्य जीव क्या होते हैं। वनों में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब क्या है, जैव विविधता मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीसीज, विभिन्न प्रकार के स्पीसीज के कितने जानवर वहाँ पर हैं। और जैव विविधता मीन्स वहाँ पर जीवाणु, कवक, फन, पुष्प, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप, ये सारे मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। अनेक प्रकार के वहाँ पर कीट पाए जाएंगे, कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार के फूल हैं, जीवाणु हैं, सारे मिलकर किसी स्थान की जैव विविधता बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी खत्म हो जाएगा तो हमारी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। अगर जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तो वन नष्ट हो जाएंगे, और वन नष्ट हो गए तो हमारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन हमारे इन सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं, एक दूसरे से हम बंधे हुए हैं। एक चीज़ नष्ट हो जाएगी तो हमारा पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेक होल्डर मीन्स दावेदार। इन वनों के दावेदार कौन होंगे, जो इन वनों के उत्पादों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्टली इन पर डिपेंडेंट हैं। वे कौन लोग हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, वनों में रहते हैं, वनों के आसपास रहते हैं। कुछ लोग उस पर डायरेक्टली डिपेंड तो नहीं करते, लेकिन फिर भी वनों के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। तो हम उनमें से उनको दावेदार किसको कहेंगे, कि वनों का दावेदार कौन होना चाहिए। हमारे हिसाब से यहाँ 4 दे रखे हैं। वन के अंदर और उसके निकट रहने वाले लोग,
जो वनों पर सीधा निर्भर है अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। दूसरा सरकार का वन विभाग। तीसरा है उद्योगपति जो तेंदुपत्तियों का प्रयोग करते हैं बीड़ी बनाने के लिए, या विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते। वे कागज बनाते हैं कहाँ से, पेड़ काट कर, लेकिन वो वनों पर निर्भर नहीं है पूरी तरह से। वनों पर निर्भर तो वन के अंदर और उसके निकट रहने वाले लोग ही वनों पर निर्भर हैं, और मेरे ख्याल से यही दावेदार होने चाहिए जो वनों के अंदर रहते हैं, वनों के आसपास रहते हैं। वन्य जीवन या प्राकृतिक प्रेमी जो इन प्रकृति का संरक्षण करने पर अड़े हुए हैं, वो आदिकाल जैसे पहले पेड़ पौधे थे ऐसे ही चाहते हैं। तो इन चारों में से हम किसको स्टेक होल्डर कहेंगे, किसको दावेदार कहेंगे वनों का? तो मेरे हिसाब से तो वनों के अंदर और निकट रहने वाले लोग ज़्यादा ही वनों के दावेदार होने चाहिए, क्योंकि वो उन्हें परंपरागत तरीके से उन वनों को बचाते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन करके देखेंगे कि किस तरह से वो वनों पर निर्भर हैं। पहले जो वनों के आसपास रहने वाले लोग हैं, देखो स्थानीय लोग वहाँ से लकड़ी लेते हैं, छाजन की लकड़ी, झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी लेते हैं, खेती के औजार, मछली पकड़ने के औजार, ये सारे लकड़ी से बनाते हैं। वन मछली और शिकार स्थल भी हैं, वहाँ से मछली भी पकड़ सकते हैं, शिकार भी पकड़ सकते हैं। फल और नट्स इकट्ठे करते हैं, औषधि लेते हैं, वनों में अपने पशुओं को चराते हैं। इस तरह से वो डायरेक्टली वनों पर निर्भर हैं। वन संपदा का इस प्रकार प्रयोग करना, अगर वो इस तरह से प्रयोग कर लेते हैं, क्या तुम सोचते हो इस तरह से यूज करने से वन खत्म हो जाएंगे? कभी नहीं खत्म होंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए भारत में, अंग्रेजों ने क्या करा, ये जो मूल निवासी थे इनको हटा दिया वहाँ से और वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनका मुख्य कारण क्या था? वनों में ऐसे पेड़ लगाना जो बिक जाएं, जिनको उद्योग धंधे में वो उद्योगपतियों को उनको देकर और पैसा कमाना चाहते थे। मूल निवासियों को फोर्सली उन्हें एक सीमित क्षेत्र में रहने पर मजबूर कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण ले लिया। जब हमें स्वतंत्र हो गए अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से वन विभाग ने नियंत्रण ले लिया। फिर क्या किया उन्होंने? स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ना तो कोई चारे की प्रबंधन करा, ना उनसे वो चीज़ ले सकते थे, कुछ भी वनों में जाना उनका बंद ही कर दिया लगभग। स्थानीय लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया उन्होंने, उनका ज्ञान की भी कोई परवाह नहीं की। उनको बहुत ज्ञान था कि किस तरह से इन वनों को बचा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनसे पूछना बंद कर दिया कि कैसे इन वनों की रक्षा करें। इससे क्या हुआ? एक प्रकार के पेड़ उगने लगे वहाँ पर, पाइन के पेड़, टीक के पेड़, यूकेलिप्टस के। उनको हम वन नहीं कह सकते। जब एक ही तरह के पेड़ वहाँ उगते हैं ना, तो हम उसको वन किस तरह के, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नष्ट होगी। भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ और भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर जहाँ होते हैं उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो वहाँ की जैव विविधता नष्ट होगी। जब कहीं की जैव विविधता नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे वन भी नष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए पारंपरिक जो पुराने तरीके हैं वही अच्छे थे। वन विभाग क्या करता है? केवल राजस्व, उसे पैसा बनाने का एक मुख्य स्रोत मान लेता है कि पेड़ बेचो और पैसा कमाओ। और जो उद्योगपति है उन्हें वहाँ से क्या मिलता है? उद्योगपतियों को वहाँ से इमारती लकड़ी, इमारत बनाने की लकड़ी, मतलब इमारती लकड़ी होती है टिम्बर, कागज, लाख का उद्योग, खेल का सामान बना सकते हैं वे। उद्योगपति इन वनों को अपनी कच्चे माल की फैक्ट्री समझते हैं। वो एक जगह से पेड़ काटते हैं और उन पेड़ों को दोबारा उगाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, जैसे पुराने लोग करते थे। पुराने जो मूल निवासी है ना, वो तो पेड़ों के कुछ भाग लेते थे, पूरी तरह से पेड़ को नहीं काटते थे। उन्हें पता था कि नेक्स्ट हमारी पीढ़ी है, उनको भी पेड़ों से कच्चा माल मिलेगा, उन्हें सामान चाहिएगा। लेकिन उद्योगपति तो केवल एक जगह का पूरा पेड़ काट कर अगली जगह चले जाते हैं, नेक्स्ट वनों को काटने के लिए चले जाते हैं। उन्हें उन वनों से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनको कच्चा माल मिलता रहे। इसलिए वो ये सुनिश्चित नहीं करते कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये वन उपलब्ध रहे। तो उद्योगपति बिल्कुल अच्छे नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो वनों की रक्षा नहीं करना चाहते। अंत में हम चर्चा कर रहे हैं वन्य जीव प्राणी। जो वन्य प्राणी या वन्य जीवन को प्रेमी हैं, ऐसे लोग हैं जो वनों को सुरक्षित करना चाहते हैं। वे डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करते पेड़ों पे कि उन्हें पेड़ों से, सीधे वनों से चीज़ चाहिए। वो केवल वनों को जीवन देना चाहते हैं। क्यों? उनको पता चल गया है कि अगर वन रहेंगे, पेड़ रहेंगे तो हमारा वातावरण सुरक्षित रहेगा। शुरू में उन्हें संरक्षण करना शुरू किया था बड़े जीवों का, शेर, चीता, हाथी। बाद में उन्हें पता चला कि जो छोटे जीव है ना, उनका संरक्षण करना भी जरूरी है। फिर उन्होंने जैव विविधता पे ध्यान किया और हर एक जीव को, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव है, सभी को बचाने की कोशिश करी। इसलिए मूल निवासी अच्छे हैं, उन्हें वनों के संरक्षण का मुख्य प्रयास करते हैं। स्थानीय निवासी ज़्यादा सही रहेंगे, वनों के संरक्षण का हिसाब उनके पास रहना चाहिए। उदाहरण के लिए राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है ना, उन्होंने वन्य जीव और वन्य प्राणियों को बचाना, उनका संरक्षण करना एक धार्मिक अनुष्ठान बना लिया। तो भारत सरकार ने भी
थोड़ा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया था, क्योंकि सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर में खेजरली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया था। उन लोगों ने मर गए हुए, लेकिन उन खेजरी वृक्षों को कटने नहीं दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया, ताकि और लोग भी उनके देखा देखी वनों को बचाए, काटने ना दे। विभिन्न अध्ययन होने लग रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं, जो आसपास मूल निवासी है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे? क्योंकि विशाल हिमालय में, एक उदाहरण दे रही हूँ, विशाल हिमालय में राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर मूल निवासी जा नहीं सकते, उनको मना कर दिया। पहले वहाँ के भेड़ चराने के लिए वहाँ लेके जाते थे वो उनको, तो फिर जब उनको भेड़ चराने के लिए लेके जाते थे, वहाँ पर जो घास थी वो छोटी हो जाती थी, भेड़ खा लेती थी उनको। लेकिन जब उनको जाने से मना कर दिया तो वो घास इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि वो ज़मीन पर गिर गई और नई घास उगनी बंद हो गई। तो इससे क्या होगा, जब नई घास नहीं उगेंगे, नए पेड़ नहीं उगेंगे, तो वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की मिट्टी सब खराब हो जाएगी। तो संरक्षित करना मीन्स स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकना अच्छी बात नहीं है कि वहाँ मत जाओ, उससे दिक्कतें ही बढ़ेंगी। हम केवल स्थानीय निवासियों को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते कि ये वनों को खराब कर रहे हैं। वन तो हम लोग भी खराब कर रहे हैं। जो औद्योगिक क्रांति करने के लिए हम सड़क बनाते हैं, बांध बनाते हैं, उससे क्या होता है, वनों का विनाश होता है, वन्य जीवन का विनाश होता है। हम पर्यटन के लिए वहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, और क्या करते हैं, वन्य जीवन को हानि पहुँचाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, वायु प्रदूषित करते हैं, वहाँ की मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। हमें इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। वन्य जीवन में मनुष्यों का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। वो अपने आप ही बढ़ते रहते हैं, अपने आप सफाई करते हैं वन्य जीवन। तो हमें अपने नियंत्रण का भी ध्यान रखना चाहिए, कितना नियंत्रण हमें वन्य जीवन में करना है। अगर हम वन संरक्षित रहेंगे हमारा, तो पर्यावरण संरक्षित रहेगा। हमारा आर्थिक विकास तभी पॉसिबल है जब हम अपने पारिस्थितिक संरक्षण करेंगे, अपने आसपास का जीवन को साफ सुथरा रखेंगे। अतः वनों को बचाएंगे तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा। हमें पर्यावरण को केवल पौधे और जंतुओं को सजावटी संग्रह का सामान नहीं समझना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए। हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास तभी होगा जब हम अपने ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका सावधानीपूर्वक प्रयोग करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक रीड करना है। इसमें से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, उसको ढंग से अगर लेसन रीड कर लोगे तो आपको वो क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट।